JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट जर्नी टू द मिस्टीरी आइलैंड। मूवी की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पहला पार्ट जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ मैंने पहले ही इस चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हमें उसके 4 साल बाद की स्टोरी बताई जाती है, जहां पर शॉन अभी बड़ा हो चुका है और पुलिस से डरकर भाग रहा होता है। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं होती, क्योंकि जो उसका स्टेप फादर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, क्योंकि उसकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है और जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो उसके स्टेप फादर का दोस्त होता है। इसीलिए वो उसके स्टेप फादर को बताता है कि तुम्हारा बेटा एक सैटेलाइट टावर के अंदर दाखिल हुआ था, इसीलिए मैंने उसे पकड़ा है, लेकिन मैंने उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं की, इसीलिए तुम अपने बेटे को यहाँ से लेकर जा सकते हो। तभी शॉन उसे अपने साथ लेकर अपने घर आता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम सैटेलाइट टावर के अंदर क्या लेने गए थे, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह जो शॉन का स्टेप फादर होता है, जिसका नाम हंक होता है, वो अपने तलकात शॉन से बेहतर करने के लिए उसके कमरे में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो एक कोड वाले पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो उसे कहता है कि वो नेवी में ऐसा काम किया करता था, वो उसकी इन कोड को सॉल्व करने में मदद करेगा, लेकिन उसे पहले बताना होगा कि वो सैटेलाइट टावर में क्या लेने गया था। तभी हमें दिखा देता है शॉन बताता है अपने स्टेप फादर को यानी कि हंक को कि वो सैटेलाइट टावर में एक जो है उसे एक वहाँ पर रेडियो पर कुछ नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज मिला था, जो कि उसके सिग्नल वीक होने की वजह से उसे पूरा नहीं मिल सका था। इसीलिए वो सैटेलाइट टावर के अंदर गया, जहाँ पर वो मैसेज अभी तक मौजूद था, इसीलिए उसने वो सारा मैसेज इस पेपर के ऊपर लिख कर यहाँ पर ले आया है, जो कि एक कोड की शक्ल में है। और जो होती है कोडिंग लैंग्वेज, उसको सॉल्व करने में हैंक जो होता है वो उसकी शॉन की मदद करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इसमें लिखा हुआ है कि वो आइलैंड रियल में है, वो आइलैंड सच है। ये सब होने के बाद शॉन 3 बुक्स निकालता है, जिनमें से पहली बुक के ऊपर लिखा होता है द मिस्टीरी आइलैंड, जो कि उसी राइटर जूलस की लिखी हुई होती है। तभी वो बताता है ये तीनों बुक 3 राइटरों ने लिखी हुई हैं। उनके पहले पेज पर एक नक्शा होता है, जो कि हंक पहला पेज पारने के बाद तीनों नक्शों को मिलाकर एक नक्शा बनाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्होंने मिस्ट्री आइलैंड ढूंढ लिया है। और इस पर जो होता है हमें शॉन दिखा देता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि वो उस मैसेज वाले आदमी से मिलने जा रहा है उस आइलैंड पर। इस पर हंक कहता है कि तुम एक सरफिरे के पीछे जा रहे हो, तुम्हें किसी ने मैसेज किया, तुम उसके पीछे जाने लगे हो। वो बताता है कि वो सरफिरा कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी हैं, इसीलिए वो अपने दादाजी को बचाने के लिए वहाँ पर जा रहा है। उसके दादाजी पिछले 2 साल से गायब हैं। इस पर हमें दिखा देता है हंक उसे कहता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अगली सुबह उसकी मॉम से बातें करने के बाद हंक ये फैसला लेता है कि वो शॉन के साथ उस मिस्ट्री आइलैंड पर जाएगा। और हमें दिखा जाता है कि वो शॉन को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक नाव चाहिए होती है यानी कि बोट। लेकिन जब भी वो उस बोट वाले से उस जगह पर जाने का कहते हैं, जो कि उनकी लोकेशन होती है, सब बोट वाले उनसे डर कर कहते हैं कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तूफान आते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा पैसों की बात सुनकर वहाँ पर एक गटोबा नामी आदमी होता है, जो कि $3000 में उन्हें वहाँ पर ले जाने के लिए मान जाता है। उसके पास एक हेलीकॉप्टर होता है। तभी वो अपनी बेटी कैलनी के साथ उनके साथ उस सफ़र पर निकल पाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उनका जो हेलीकॉप्टर होता है वो तूफानों में गिर चुका होता है। तभी उन्हें शॉन बताता है कि जूलस की किताब के मुताबिक हमें एक जो तूफान है यानी कि बवंडर, उसके अंदर जाना होगा, तभी हम उस आइलैंड पर पहुंच सकते हैं। सभी उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर का कंट्रोल उनसे छीना जा चुका होता है, यानी कि वो खुद चल रहा होता है। और हमें दिखा जाता है कि वो एक तूफान के अंदर जाता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो एक समंदर के साहल पर लेटे हुए होते हैं। और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुका होता है और वो उस आइलैंड पर पहुँच चुके होते हैं, जिसका जो शॉन है वो जिक्र कर रहा था। इस पर जो वो सब होते हैं वो ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी उन्हें वहाँ से जाने का रास्ता मिलता है, एक गुफा, जिसको पार कर वो बाहर आते हैं। तो वहाँ पर वो मिस्ट्री आइलैंड को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो सच में एक मिस्ट्री आइलैंड होता है यानी कि छुपा हुआ द्वीप। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये देखकर हंक वहाँ पर चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी शॉन बताता है कि जूलस ने उस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि इस आइलैंड पर जो भी हमारे आइलैंड पर चीज़ें बड़ी हैं वो यहाँ पर छोटी होती हैं, और जो हमारे यहाँ छोटी हैं वो यहाँ पर बड़ी होती हैं। तभी हमें हाथी दिखाया जाता है, जो हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा है लेकिन वहाँ पर बहुत ही छोटा होता है। और तितलियाँ जो हमारे यहाँ बहुत ही छोटी हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ी होती हैं। तभी उन्हें एक पहाड़ी के ऊपर से धुआं निकलता दिखाई देता है। ये देखकर शॉन कहता है कि हो सकता है कि मेरे दादाजी वहाँ हो, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। और सब आगे बढ़ते हैं। वो जिन चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ रहे होते हैं वो उनको पत्थर समझते हैं, लेकिन हैंक रिवील करता है कि वो पत्थर नहीं है बल्कि अंडे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े खतरनाक जानवर के होंगे, जो तभी इतने बड़े अंडे हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो अंडे किसी और के नहीं बल्कि एक छिपकली के हैं, जो कि उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ चुकी होती है। तभी वो उससे बचते हुए वहां पर आगे बढ़ते हैं। तभी इससे पहले कि छिपकली उन पर हमला करे, एक आदमी उनकी मदद करता है और
बाद छिपकली को वहाँ पर बेहोश कर देता है और हमें दिखा देता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शॉन के दादाजी होते हैं, जिनका नाम अलेक्जेंडर एंडरसन होता है, जो कि उन्हें सबको बचाकर अपने साथ कहते हैं कि अभी हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ये छिपकली दोबारा से जाग जाए। और हमें दिखा देता है वो अपने साथ उन्हें एक ट्री हाउस में ले आते हैं, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि ये उसी का घर है, उन्होंने ही यहाँ पर आने के बाद ये बनाया है और वहाँ पर हर सुविधा संभव होती है, यानी कि हर खाने पीने की चीज़, हर रहने की चीज़ मुहैया होती है। तभी वहाँ पर उन्हें वो रेडियो भी मिलता है जिससे दादाजी ने सिग्नल भेजा था। तभी वहाँ पर कॉलोनी कहती है कि हमें इससे सिग्नल भेजना चाहिए, लेकिन उसके दादाजी कहते हैं कि हमें अभी वेट करना होगा, अभी हमें 14 दिन और वेट करना होगा, तभी हमारी सैटेलाइट हमारी सीधे पोजीशन पर आएगी, इसीलिए हम सिग्नल भेज पाएंगे। इस पर हमें दिखा देता है सब बहुत ज़्यादा अफसरदा आते हैं और उसके दादाजी कहते हैं कि अभी सब लोग आराम करें, सुबह मैं उनको एक ऐसी जगह पर ले जाऊँगा जहाँ पर वो सब बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। और हमें दिखा देता है सुबह वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो एक शहर को देख रहे होते हैं। और आगे बढ़ने पर उन्हें पता लगता है कि वो शहर कोई और नहीं बल्कि एटलांटिस है। इस पर हंक बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए उनसे पूछता है कि ये तो समंदर के अंदर डूबा जा चुका है, यानी कि ये समंदर के अंदर डूब चुका है। लेकिन उसके दादाजी उसे बताते हैं कि ऐसा सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, मेरे अनुभव से 70 साल ये समंदर के अंदर रहता है और 70 साल समंदर के बाहर, और मुझे लगता है कि अभी 14 साल बाकी हैं इसे समंदर में दोबारा से समाने के लिए। तभी इस बार हैंक जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और जो होता है शॉन वो बताता है कि ये सब जूलस की किताब में लिखा हुआ है, ये सब ज्वालामुखी के कारण होता है। और हमें दिखा रहता है शॉन वहाँ पर मौजूद पानी को चखता है, जिससे उसे पता लगता है कि पानी खारा है और ये पानी ज़मीन के अंदर से आ रहा है। तभी वह बताता है कि मेरे अनुभव से ये जो आइलैंड है अभी 2 या 3 दिन से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर नहीं रहेगा, यानी कि ऐसा नहीं रहेगा, ये समंदर के अंदर समा जाएगा। अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें जल्दी करनी होगी, हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसकी वजह से हम यहाँ से निकल सकें, क्योंकि मैंने भी कंस्ट्रक्शन का काम किया है, मुझे पता है ये पानी ज़मीन के अंदर से आ रहा है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और हम तभी हमें वहाँ पर उसके दादाजी बताते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कि यहाँ पर आया था एक पनडुब्बी के ज़रिए, उसका नाम होता है कैप्टन नीमू, उसकी पनडुब्बी सिर्फ उसके अलावा कोई भी नहीं जानता। और हमें दिखा रहता है उसके दादाजी उन्हें कैप्टन नीमू की समाधि पर ले आते हैं जो कि उसके दोस्तों ने बनाई हुई होती है। तभी वहाँ पर कॉलोनी अंदर जाकर उससे वो डायरी लेकर आती है जो कि कैप्टन नीमू की होती है। और हमें दिखा रहता है उस डायरी की मदद से उन्हें पता चलता है जो भी पनडुब्बी है यानी कि छोटी सा मरीन वो दूसरी तरफ है आइलैंड के और उन्हें वहाँ पर पैदल जाना होता है, इसीलिए सब आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है और एक रोमांचिक सफ़र शुरू हो चुका होता है। और वो आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक दरख्त है और लेकिन वो आगे बढ़ रहे होते हैं। और हमें दिखा रहता है कि वो एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि वो बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि वो एक पहाड़ को सामने देखते हैं और उन्हें ये नहीं यकीन आ रहा था कि वो इस पहाड़ को कैसे पार करेंगे। लेकिन तभी उसके दादाजी एक मधुमक्खी के ऊपर बैठकर कहते हैं कि हम इनके ज़रिए इन पहाड़ों को पार करेंगे। और हमें दिखा रहता है कि जो हंक होता है वो उनकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन सब यही बात मान लेते हैं, इसीलिए हंक भी एक मधुमक्खी के ऊपर बैठकर वहाँ से आगे बढ़ता है। तभी उन पर 3 पंछी जो कि परिंदे होते हैं बहुत ही खतरनाक, वो उन पर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि वो इनको खाएं हंक अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए 2 परिंदों को आपस में टकरा देता है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। और एक परिंदा जो होता है वो शॉन और कैलनी के पीछे पड़ा हुआ होता है जो कि एक ही मधुमक्खी पर होते हैं। तभी कैलनी नीचे गिरने लगती है, शॉन से बचाकर ज़मीन पर छोड़ते हुए उस परिंदे का पीछा यानी कि उस परिंदे के आगे भाग रहा होता है उस मधुमक्खी के ऊपर। तभी हमें दिखा रहता है कि वो उस परिंदे को बड़ी होशियारी से एक मकड़ी के जाले में फंसाने में कामयाब हो चुका होता है। और तभी वो भी एक टहनी से टकरा कर नीचे गिर जाता है और उसे एक फ्रैक्चर हो चुका होता है जो कि उसकी टांग में होता है। इस बार उसका जो स्टेप फादर होता है वो उसे अपने कंधों पर उठाकर उसे एक जगह पर जहाँ पर उन्हें सुरक्षित लगता है वो वहाँ पर ले जाता है। तभी उन्हें वहाँ पर उसका मसाज भी करना पड़ता है, उसकी टांग का फ्रैक्चर भी थोड़ा सा कम करके उसके ऊपर पट्टी करते हैं। और हमें दिखा रहता है कि उसका फादर उसे गाना सुनाता है ताकि वो अच्छा फील कर सके। दूसरी तरफ कैलनी का फादर जो होता है वो उससे बातें करता है, उससे कहता है कि मेरी बेटी मैं जानता हूँ कि तुम शॉन से प्यार करती हो, क्योंकि शॉन यूएसए में चला जाएगा, इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर जाकर कॉलेज में पढ़ो और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। और हमें दिखा रहता है सुबह होते ही उसका वालिद वो सोना लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि रास्ते में आते समय इन्हें वहाँ पर एक ज्वालामुखी दिखाई दिया था जो कि अपने अंदर से सोना उगल रहा था। ये देखकर शॉन का भी जाने का मन हुआ था, लेकिन उसके स्टेप फादर के कहने पर वो वहाँ पर नहीं जाता और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उसका वालिद जो होता है कैलनी का वो सोना लेने के लिए उस तरफ चला जाता है। और सुबह उठते ही जब कैलनी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि वो अपने
वालिद को छोड़े बगैर इस आइलैंड पर नहीं जाएगी। और हमें दिखाया जाता है जो हैंक होता है वो अपने बेटे शॉन से कहता है कि तुम उसकी मदद के लिए नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी टांग में फ्रैक्चर है, तुमसे इतना ज़्यादा दूर तक चला नहीं जाएगा। इस पर उसके दादाजी कहते हैं कि मैं कैलनी को अपने साथ लेकर उसके वालिद को ढूंढ कर आता हूँ, तुम दूसरी तरफ जाकर पनडुब्बी को ढूंढो, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुका था और अभी उनके पास सिर्फ 2 या 3 घंटे ही होते हैं उस आइलैंड से निकलने के लिए। हमें दिखाया जाता है जब शॉन और हंक जो होते हैं वो आगे बढ़कर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उस पनडुब्बी का नामो निशान होता है, लेकिन वो देखते हैं कि पानी का लेवल 100 फीट ऊपर आ चुका था, इसीलिए वहां पर उन्हें पनडुब्बी दिखाई नहीं दे रही होती। ये देखकर जो हंक होता है वो अपने बेटे शॉन से कहता है कि हमें समंदर के अंदर जाना होगा और हमें दिखाया जाता है कि वो समंदर के अंदर जाते हैं। तभी वहां पर इससे पहले कि वो पनडुब्बी के अंदर जाएं एक बहुत ही बड़ी व्हील मछली जो कि अपने अंदर से बिजली निकाल रही होती है और वो उन पर हमला कर देती है और वो उससे बचते हुए पनडुब्बी का ढक्कन खोलकर उसके अंदर जाने में कामयाब हो चुके होते हैं और वो देखते हैं कि वो उस पनडुब्बी को स्टार्ट नहीं कर पा रहे होते। और तभी यहाँ पर हैंक उसका इंजन देखकर अंदाज़ा लगाता है कि इसे एक बहुत ही बड़े झटके की ज़रूरत है, इसीलिए वो उसकी वायर को एक रॉड की मदद से बांधकर उस पनडुब्बी से बाहर आता है और उस व्हील मछली के मुंह में मारने में कामयाब हो चुका होता है और जिससे जो होती है पनडुब्बी उसे बहुत ही बड़ा करंट मिलता है और वो स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर शॉन और हंक जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होकर उस पनडुब्बी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी दूसरी तरफ जो होती है कैलनी वो आकर अपने वालिद से मिलती है, कहती है कि मुझे सोना नहीं चाहिए बल्कि मुझे आप चाहिए, मुझे पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बेटे के बात मानते हुए उनके साथ आगे बढ़ता है और तभी ज्वालामुखी वहाँ पर फट चुका होता है जिससे वो आइलैंड पर बहुत ही बुरे झटके लगने महसूस होते हैं और वो देखते हैं कि वो एक पत्थर पर है जो कि अलहदा हो चुका होता है और सारा आइलैंड समंदर में डूब रहा होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं कि अभी वो यहाँ से नहीं बचेंगे और वो इसी दौरान समंदर में छलांग लगा देते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो होता है शॉन वो अपने वालिद जो होता है हंक उसके साथ पनडुब्बी को लेकर उन तीनों को बचाने के लिए आ चुका होता है और वो उन तीनों को अपने अंदर पनडुब्बी में यानी कि बैठा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी मुश्किलात कम नहीं होती क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें उनकी पनडुब्बी को रोकने के लिए गिर रही होती हैं। यह देखकर हंक वहाँ पर अपने बेटे शॉन को एक बटन दबाने का कहता है और खुद जाकर एक मिसाइल को उस पनडुब्बी में लोड करता है, तभी उसे वो बटन दबाने का कहता है और मिसाइल के निकलते ही वो एक बहुत ही बड़ी चट्टान को जो कि उनका रास्ता रोकने वाले थी वो उसको तबाह करता है और वहाँ से आगे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो उस आइलैंड से निकल चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि अभी वो वहाँ से बाहर बचकर पहुँच जाएंगे और इस पर वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो होती है कैलनी वो वहाँ पर उसको आई लव यू कहती है शॉन को और उसके साथ किस भी करती है और उसके 6 मंथ बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि शॉन का बर्थडे होता है, इसीलिए वहाँ पर कैलनी उसके मदर फादर वहाँ पर मौजूद होते हैं उसे हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। और दूसरी तरफ जो कटोबा होता है वो उसने एक बहुत ही बड़ी सबमरीन ले ली होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका होता है और वो सब लोगों को समंदर में सैर करवाता है। तभी लास्ट में शॉन के दादाजी उसके हैप्पी बर्थडे वाले दिन आते हैं जो कि उसे आकर उसका गिफ्ट देते हैं जो कि जूलस नामी राइटर की एक और बुक होती है जिस पर लिखा होता है टू दी अर्थ टू दी मून, यानी कि ज़मीन से चांद का सफ़र। और वो कहते हैं कि हमारे ख़ानदान का अगला एडवेंचर यही होगा, अगर तुम गर्मी की छुट्टियों में फारग हो तो हम यहाँ पर जाएंगे। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इस मूवी का 2012 में वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया था। इसकी IMDb पर रेटिंग है 5.8। इसका बजट था $100 मिलियन और इसने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर $444 मिलियन कमा लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी।